नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और ये लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा। और आपने देखा इस पाठ में जो मुख्य किरदार हैं, मुख्य जो इस पाठ के यहाँ पर नायक हैं, वो है वाई.डी. पंत, यशोधर पंत जी हैं। और जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पर उनके जो ऑफिस का जो माहौल है, क्योंकि अब धीरे-धीरे जो है टाइम बदल रहा है, समय चेंज हो रहा है, ऑफिस में बहुत सारे नए जो है लोग भी आते हैं, नई भर्तियाँ भी होती हैं। तो जो नए लोग आते हैं उनके नए-नए तरीके का पहनावा होता है, नए तरीके का उनका बोलना-चालना होता है। लेकिन जो वाई.डी. पंत जी हैं, यशोधर पंत जी जो हैं, उनको आपने देखा कि वो थोड़ा-सा पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं, यानी कि उनका एक तरह से कहना है कि उनको जो जीवन है वो साधारण तरीके से जीना चाहिए। तो यहाँ पर उनको लोगों के द्वारा जो की गई चीजें हैं वो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा आज यशोधर बाबूजी की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है, यानी कि उनकी 25वीं सालगिरह है और उनके ऑफिस के जो सहकर्मी हैं वो उनसे यहाँ पर उसके लिए एक तरह से पार्टी मांग रहे हैं और उनसे चाय नाश्ते की बात कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि उनके रिचुअल्स, उनके रिवाज या इस तरह के नहीं हैं कि वो ये सब चीजें सेलिब्रेट करें, ये सब चीजें मनाएं, क्योंकि ये तो एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा मनाई जाने वाली चीजें हैं। तो आपने देखा कि अब यशोधर बाबूजी जो है अपने घर की तरफ निकले हैं और वो किसनदा को, जो किसनदा जिन्होंने उनको नौकरी पे लगाया, जिनकी वजह से वो नौकरी पर लगे, जिनको फॉलो करते हुए वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनकी एक एक बात को वो एक तरह से मानते हैं, उसका मान रखते हैं और उसको अपने जीवन में वो फॉलो भी करते हैं। तो आपने देखेंगे आगे कि किस तरह से वो अपने रास्ते में ये सारी चीजें सोचते हुए जा रहे हैं और क्या सरप्राइज मिलने वाला है आज उनको घर पर जाकर। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने देखा कि सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत जी जो है वो ऑफिस में चाय नाश्ते की बात, क्योंकि जो यहाँ पर जो नया जो लड़का आया हुआ है चड्डा, वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा तेज है, थोड़ा बातचीत करने में भी थोड़ा सा तेज है। तो वो उनसे एक तो सबसे पहले वाई.डी. पंत जी को उसका पहनावा पसंद नहीं आता। वो ऊंची एड़ी वाले जूते, चौड़ी मोहरे वाली पतलून उनको समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है और उसके द्वारा की गई बात उनको थोड़ा सा बदतमीजी की तरह प्रतीत होती है। और इस तरह से अब वो थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से अपने ऑफिस के लोगों को 10 रुपए जो है पकड़ाते हैं और वो कहते हैं कि इससे आप जो है चाय पानी ले लीजिएगा और अपने चाय पानी कर लीजिए। उसके बाद तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि बड़े बाबू जरा बड़ा नोट ले ले, सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम हो जाए। तो फिर यशोधर बाबूजी कहते हैं, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह तो गोरे साहबों के चोचले हैं, यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं उनके ये चोचले हैं, हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं मानते। तो वो कहते हैं जो चड्डा है वो कहता है कि मिक्सचर मत पिलाइए, भले ही चाय मट्ठी लड्डू बस इतने का सौदा है, आपकी इसमें कौन सा बड़ी माया निकल जाती है। और जैसे यहाँ पर सबको ये पता है, देखिए इस बड़ी मुश्किल से इस बात पर यशोधर बाबूजी ने 10 का नोट दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे लोगों के उन्होंने कहा मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि जबकि ये हमारे लोगों के कस्टम में नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, उस पर खर्च करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, यानी कि ये मुझे थोड़ा सा अनुचित लगता है। तो फिर उन्होंने
चड्ढा ने 10 का नोट जो है चपरासी को पकड़ा दिया और फिर बड़े बाऊ के आगे हाथ फैलाया कि एक नोट और सेक्शन से क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ हो जाए। तो सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबूजी जो है अपने बटुए में 150 रुपए, मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे 150 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो सारा जो सेक्शन जानता है, सारा ऑफिस जानता है कि यशोधर बाबूजी अपने बटुए में हमेशा 150 रुपए रखते हैं और भले ही उनका दैनिक खर्चा जो है वो नगण्य है, यानी कि नहीं के बराबर है। और बस टिकट का खर्चा भी नहीं है क्योंकि गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक तक पहले तो वो साइकिल से आते जाते थे और अब जो है वो पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे जो है वो आधुनिक युवा हो चले हैं, यानी कि मॉडर्न युवा हो गए हैं। और उन्होंने अपने पिताजी को बिल्कुल सख्त मना कर दिया है साइकिल से जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायती बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तो उसके बारे में सोचना ही क्या है। यानी कि यशोधर बाबूजी जो हैं वो एक सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं है। वो ये सब केक काटना, ये सेलिब्रेशन करना, ये सब अंग्रेजों के, गोरे साहबों के चोचले मानते हैं और वो कहते हैं कि इंसान को जो है अपना जीवन जो है साधारण तरीके से जीना चाहिए। अब देखिए, चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के 2 और नोट दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। तो इस तरह से उन्होंने 30 रुपए खर्च किए और बिल्कुल वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए वहां पर रुके नहीं। उनका टाइम फिक्स था और वो अपने घर के लिए निकल गए। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में है, यानी कि जो किसनदा हैं उनकी परंपरा में है कि जो अपने को वर्कर्स हैं उनके साथ जाते आते जाते, देखिए मैंने बताया ना कि दिन भर जो है हम अपने को वर्कर्स के साथ काम करते हैं। कभी देखिए बातों बात में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बात हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट डे फिर हमने उनके साथ काम करना है, अगर हम इसी तरह का माहौल बनाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं चलेगा। तो हमें पता है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमें अपने जो माहौल को है उसको हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं वैसा हमने करना है। तो ये सीखा उन्होंने किसनदा से। ये किसनदा की परंपरा थी कि वो चलते चलते, यानी कि दिन भर भले ही कैसी भी बातें हुई हों, जो भी चीजें हुई हों, क्योंकि ये हमारा वर्क फील्ड है, यहाँ पर हम काम करते हैं, हमें यहाँ पर किसी से कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, कोई पर्सनल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो उनके साथ बैठकर चाय पीना, गप्पे गपास्टिक करने में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के खिलाफ है। ये चीज उन्होंने किसनदा से भी सीखी थी कि इस तरह फालतू बाहर बैठकर गप्पे करना, गपास्टिक करना, ये समय बर्बाद करना, ये भी उनकी परंपरा के विरुद्ध था। यशोधर बाबूजी ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। और आजकल यशोधर बाबूजी ने ऑफिस से निकलते हुए, दफ्तर से लौटते हुए रास्ते में जो बिड़ला मंदिर पड़ता है वहां पर जाने की और उसका जो गार्डन है मंदिर का, वहां पर बैठकर किसी का कोई प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई उन्होंने रीत अपनाई है, एक नया नियम उन्होंने बनाया है। यह बात उनकी पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है और ये बात जो है उनकी जो पत्नी है और उनके जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं, अब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं, बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतना ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबूजी इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं और वो सिद्धांत के धनी हैं और किसनदा के अनुसार यही निशानी है।
यानी कि किसनदा जो थे वो भी सिद्धांतों के धनी थे, इसीलिए वो बच्चों की बात को अनसुना कर देते हैं, यानी कि उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, उनसे कोई भी बात नहीं करते इस बारे में। और वो कहते हैं कि वो सिद्धांतों के धनी हैं, और ये एक सिद्धांत जो है किसनदा का भी है कि कहीं पर अगर आपको लगे कि सामने वाले को आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो अगर वो आपको कुछ कहता भी है उसके लिए, तो आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका ये काम है, आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसके लिए बहस नहीं करनी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना जुलना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, लेकिन वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। अब देखिए क्या होता है, घर दफ्तर 5 बजे छूटता है, ठीक है, 5:30 तक वो ऑफिस से निकलते हैं। उसके बाद वो बिरला मंदिर जाते हैं, उसके बाद वो वहां पर थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, उसके बाद वो पहाड़गंज जाते हैं, वहां से सब्जियां खरीदते हैं। उसके बाद रास्ते में अगर उन्हें किसी से मिलना जुलना होता है, तो वो कोई स्पेशल टाइम नहीं देते, बल्कि इसी टाइम में वो सारी चीजें कर लिया करते हैं। और तभी जाकर लास्ट में 8 बजे वो अपने घर पहुंचते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस आहते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। आज जब बिरला मंदिर की तरफ से निकल रहे थे, तो यशोधर बाबू की निगाह उस आहते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। उधर से गुजरते वक्त के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को थोड़ा बुरा सा लगा, क्योंकि वो टाइम अलग था और अब जो है समय अलग है। पुरानी पुरानी जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो तोड़ी जा रही हैं, नए नए बड़े बड़े जो है 3 से 4 मंजिला जो है मॉल बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं और बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो उनको ये सब देखकर थोड़ा बुरा सा लगा। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट को ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उन्हें इस क्षेत्र पर डटे रहना निहायत ही जरूरी है। यानी कि हमेशा से जो गोल मार्केट उनके जीवन का एक हिस्सा रहा हो, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के जो शुरुआती एक तरह से क्षण है, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी, सुनी थी, तो ऐसी जगह पर तोड़कर यहाँ पर 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह है, जो ऊंची इमारतें बना रहे हैं। ये यशोधर बाबू को नहीं पता था कि ये लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि इस चीज का गम मनाने के लिए, यानी कि इस चीज को जिंदगी भर देखने के लिए उन्हें इस क्षेत्र में डटे रहना निहायती जरूरी है। उन्हें एड्रियूगंज, लक्ष्मी नगर, पंडार रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। देखिए, एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि जगह पर जो उनकी पद के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको D2 टाइप क्वार्टर जो है मिलने की खबरें हैं, परंतु हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस एरिया को छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उनकी काफी सारी पुरानी यादें जो हैं इस से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, यानी कि जब किसंदा के क्वार्टर का टूटने का नंबर आया, तब उन्होंने इसी क्षेत्र में इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करवा लिया। अब देखिए, वो यहाँ से छोड़कर नहीं गए, जबकि वहां पर उनको दूसरी जगह पर क्वार्टर मिल रहा था। वो छोड़कर नहीं गए, बल्कि इनमें से जो बचे हुए क्वार्टर थे, जो नहीं तोड़े जा रहे थे, उनमें से एक को अपने नाम अलॉट करवा लिया। लेकिन
वो यहाँ से गए नहीं। पत्नी के यह पूछने पर भी कि जब यह टूट जाएगा तब क्या करोगे, क्योंकि एक टाइम पे तो इसे भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब जो है एक मंजिला की जगह 5-5 6-6 मंजिला जो है मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो उनकी पत्नी के पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, और कहा उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यहीं फिकरा कर मुस्कुराते थे। यानी कि अ, बिल्कुल उसी तरह से, एक तरह से बेफिक्री में थोड़ा-सा मुस्कुराए कि फिर तब की तब देखेंगे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात, बड़ी बात पर मतभेद होने लगे हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से एक टाइम के बाद जो माता-पिता और बच्चे हैं, उनके बीच क्या आ जाता है, एक जनरेशन गैप आ जाता है। यानी कि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है कि किस तरह से हमें अपने पेरेंट्स के साथ, हमें अपने परिवार के लोगों के साथ अपना मित्र बनकर रहना चाहिए। ठीक है ना? आपकी कोई भी मन की बात हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख हो, कोई भी चीज जो आपकी हो, उसको आपको अपने माता पिता को जरूर शेयर करनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से अपने माता-पिता को अपना मित्र बनाकर रखते हैं, अपने माता-पिता से सारी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करते हैं, तो आपको आगे चलकर ये जनरेशन गैप जो है थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल अपोज़िट हैं और आप में काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग विचारधारा है, तो आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेंगे। यही हुआ यहाँ पर यशोधर बाबूजी के साथ। जब अपनी पत्नी से, देखिए बच्चों से ही नहीं बल्कि पत्नी से भी उनके कई बार मतभेद होते थे, और इसी वजह से उनको जल्दी घर लौटना पसंद नहीं था। यानी कि इसी कारण कि घर पर जाकर केवल बच्चों और पत्नी के बारे में सोचना है, उनके पालन पोषण के बारे में सोचना है, उनकी ज़रूरतों के नीड्स के बारे में सोचना है। तो और फिर उसके बाद घर पर बाकी सबसे थोड़ा-सा बहस कर लेनी है। तो इस वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था। जब तक बच्चे छोटे थे, यानी कि जब तक उनके बच्चे छोटे थे, तो वह उनकी पढ़ाई-लिखाई में मदद किया करते थे। अब देखिए, जब बच्चे छोटे थे, वो क्या करते थे? बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में उनकी मदद किया करते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। जो उनका बड़ा लड़का है, अब वो एक विज्ञापन की जो संस्था है, एडवर्टाइजमेंट ऑफिस जो है, वहां पर वो नौकरी पा चुका है। और यद्यपि समहाउ एक असाधारण तरीके से, वो कहते हैं कि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ नहीं आती है। यानी कि एक साधारण सा जो उनका पुत्र है, उसको असाधारण सी नौकरी, वेतन देने वाली नौकरी समझ नहीं आती। देखिए, माता पिता जो होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए हर तरफ से चौकस होते हैं, हर तरफ से वो अपने बच्चों के लिए उनका भला चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से उनके लिए हर जगह डटे रहते हैं, प्रे करते हैं। तो यहाँ पर यशोधर बाबूजी जो हैं, जब उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है, उसको एक विज्ञापन कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई, और नौकरी के साथ-साथ वो अच्छा वेतन भी देते थे, लेकिन उन्हें ये चीज़ थोड़ा-सा समझ नहीं आई। वो कहते हैं कि 1,500 रुपए तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, क्योंकि 1500 की नौकरी उनके बेटे की लगी थी, और वो कहते हैं कि 1,500 तो मुझे ये रिटायरमेंट के पास पहुंचने पर मिले हैं। जब मैं रिटायरमेंट की कगार पर हूँ, तब मुझे 1,500 रुपए मिले हैं। शुरू में ही 1,500 देने वाली इसका सरकारी इस शुरू में ही 1,500 देने वाली इस नौकरी में कुछ न कुछ तो जरूर पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा था, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव था कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों किया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया,
और उनकी एकमात्र बेटी, देखिए उनके यहाँ पर 4 बच्चे हैं, जिसमें उनके 3 बेटे हैं। जो सबसे बड़ा बेटा है उसको एक विज्ञापन कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है, जिसमें 1500 रुपए सैलरी है। और वो कहते हैं कि ये 1500 रुपए जो मुझे अभी रिटायरमेंट के पास मिल रहे हैं, ये तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकते हैं इतनी कम उम्र में। तो वो यहाँ पर देखते हैं, वो कहते हैं कि साथ ही फिर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 1500 रुपए देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच है। और यशोधर बाबू जी का जो दूसरा बेटा है वो दूसरी बार आईएएस दे रहा है। यशोधर बाबू जहाँ एक तरफ अपने बच्चों की, तो देखिए यशोधर बाबू जहाँ एक तरफ अपने बच्चों की तरक्की से खुश थे, वहां समहाउ उन्हें यह भी अनुभव होता था कि अनु द्वारा, ठीक है, पहली बात तो ये थी कि ऐसी खुशहाली भी, बेटा पहले से स्कॉलरशिप लेकर बाहर जा चुका था, बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, एक बेटा पहले से जॉब कर रहा था और दूसरा बेटा जो है आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो वो पढ़ाई में ही बिजी था। देखिए परिवार में 4 बच्चे थे और चारों ही ना तो साथ में थे और ना ही वो घर में एक तरह से इन्वॉल्व रहते थे। तो अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ नहीं जचती थी। तो ये तो खैर ये एक बहुत ही बड़ी बात, अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ, अनुचित यानी कि समहाउ नहीं जचती थी, अनुचित लगती थी, जचती नहीं थी। एनीवे जनरेशन गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिता। तो देखिए कई बार जो है आपने देखा होगा आज के टाइम में परिवार में बच्चों का ये हाल हो गया है कि बच्चे स्वयं दिन भर फोन पे बिजी रहते हैं। बिल्कुल दिन भर उन्हें फोन, मोबाइल पर गेम्स, वीडियो गेम्स, टैब, इस पर वो दिन भर लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं और तरह तरह के वीडियो गेम्स, तरह तरह की चीजें वो देखते हैं। सोशल मीडिया पर उनके हजारों फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो जो एक तरह से सोशली वो एक्टिव नहीं है, सामाजिकरण उनका अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वो अपने परिवार के सदस्यों के अलावा, यानी कि घर पर भी अगर आप देखेंगे, अगर एक फैमिली में अगर परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों के हाथ पे 5 फोन होते हैं और वो अगर साथ में भी बैठे हैं तो भी वो अपने फोन पे लगे होते हैं और अपने जो एक्स्ट्रा जो परिवार के अलावा जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनसे। और अगर घर में अगर किसी का फोन आ जाए, अगर किसी का फोन आ जाए तो वो बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो यशोधर बाबू जी हैं, उनको ये चीज जो है समहाउ जचती नहीं है, यानी कि ये थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता, ये अनुचित लगता है। लेकिन उन्होंने एक शब्द यहाँ पर कहा, एनीवे, यानी कि कोई बात नहीं, और इसको नाम दे दिया जनरेशन गैप का, कि ये है जनरेशन गैप, कि एक जो अवस्था है और उससे दूसरी अवस्था के बीच ये जो आधुनिक युग है, इसके कारण जो नई नई चीजें आई हैं, ये जो जनरेशन चेंज हुई है, इससे काफी चीजें जो है बदलती हैं। तो कहते सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिता, यानी कि वो अपने आप को ही अंदर ही अंदर दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, जनरेशन गैप है, कुछ टाइम के बाद इनको भी ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं थी। जो उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी, वो भी मूल संस्कारों से तो कभी भी आधुनिक नहीं थी, कभी भी वो मॉडर्न नहीं थी। तथापि, अब देखिए ये यद्यपि और तथापि का यहाँ पर अंतर समझिएगा। यद्यपि यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो मूल रूप से, जो उनके मूल संस्कार थे, उनके जो रिचुअल से, रीति रिवाज थे, जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो हर चीज को फॉलो करती थी, हर चीज को वो अपने परिवार में शामिल करती थी, अपने अपने बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करती थी। लेकिन तथापि बच्चों की तरफदारी करने और मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना दिया था। ध्यान दीजिएगा कि तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला। आपने देखा होगा परिवार में कई बार बच्चे
अगर कोई बात होती है ना, वो अगर कहनी है, तो वो पापा से नहीं कहेंगे, वो सीधे जाकर मम्मी से कहेंगे। कोई बात अगर मनवानी है, तो वो पापा से नहीं कहेंगे, वो जाकर मम्मी से कहेंगे। तो ये एक तरह से माँ की मजबूरी भी हो जाती है बच्चे के लिए, और दूसरी कि बच्चे हाँ, नहीं ठीक है, तुम मॉडर्न बन रहे, तुम अच्छा कर रहे हो, तो उनके साथ-साथ माँ भी जो है मॉड बन गई है, यानी कि मॉडर्न बन गई है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, तो यशोधर बाबू के साथ गांव से आए हुए ताऊजी और 2 उनके विवाहित बेटे भी रहा करते थे। और कुछ ऐसा भी है, क्योंकि देखिए क्या होता था, टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। अब जब यशोधर बाबू जी की शादी हुई, तो उस टाइम पे गांव से जब वो आई, तो उनके साथ उनके एक ताऊ जी, यानी कि यशोधर बाबू जी के बड़े भाई, और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे, यानी कि एक जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार था। यानी कि इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। अब देखिए, ताऊ जी के जो 2 बहुएं थी, और साथ ही यहाँ पर तो अंदर ही अंदर बहुओं में काफी ज्यादा तनाव था, और लेकिन ताऊ जी की डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। अंदर ही अंदर ये तनाव था, लेकिन क्योंकि फैमिली में ताऊ जी की चलती थी, परिवार के बड़े सदस्य की चलती थी, तो इसीलिए ये सारी चीजें दिखती नहीं थी। यशोधर बाबू जी की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में कभी भी पति ने उनका पक्ष नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया, मानो मैं कोई जवान औरत नहीं बल्कि बुढ़िया थी। देखिए, पुराने समय में जो एक नियम होते थे वो सभी के लिए होते थे। जो मॉडर्न बहुएं, जो नई बहुएं होती थी, वो भी बिल्कुल पल्ला करके रखती थी, सर पर पल्ला रखती थी, और कपड़े बिल्कुल सलीके के पहनती थी। और जिस तरह से बड़े लोगों का खान पान होता है कि वो बाहर जाकर, लोगों में जाकर नहीं खा सकती, घर पर अपने घर में बना हुआ स्वच्छ जो है शुद्ध खाना खाती थी। और बहुत ज्यादा हंसने बोलने खिलखिलाने का भी उनको बहुत ज्यादा एक तरह से आज्ञा नहीं थी। तो वो कहती हैं कि उस टाइम पे उनको ऐसे बंधनों में रखा गया जैसे वो कोई जवान औरत नहीं, कोई बुढ़िया थी। जितने भी नियम, वो कहती हैं, जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वो सारे नियम मुझ पर भी लागू करवाए गए। देखिए, उस टाइम जो जो उनके साथ हुआ, अब देखिए वो सारी चीजें वो अब यहाँ पर उन सब चीजों की भड़ास निकाल रही हैं, यानी कि वो यहाँ पर कह रही हैं कि अब समय है तो मैं क्यों मॉडर्न ना बनूं। तो वो कहती है, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, यानी कि अब जो घरवाली है, उनकी वाइफ जो है, बच्चों से ऐसा कहती है कि मुझे उस टाइम पे ऐसा रखा गया, मुझे अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने दिए गए, मुझे अपनी मर्जी से अपने तौर तरीके से रहने की आजादी नहीं थी। मुझे बहुत सारे जिस तरह के नियम जो है बुढ़िया ताई के लिए थे, बिल्कुल उसी तरह के नियम जो है मेरे लिए भी थे। और इस पर बच्चे जो है उनकी उनसे सहानुभूति व्यक्त करते थे, यानी कि उनको कहते थे कि हाँ ठीक है, आपने अपने टाइम में नहीं किया, लेकिन आज भी आपका ही टाइम है और अब आप कीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि यशोधर बाबूजी जो है अब अपने दफ्तर से घर की तरफ निकल चुके हैं, और घर की तरफ निकलते हुए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो बिरला मंदिर जाते हैं, उसके बाद वो पहाड़गंज जाते हैं, और उसके बाद वो किसी से भी यदि मिलना होता है तो उसके पास जाते हैं, नहीं तो फिर वो घर की तरफ निकल जाते हैं। यानी कि 5 बजे छुट्टी होने के बाद वो 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं। और देखिए, इसी पर आज जब वो उस इलाके से गुजर रहे हैं जहां पर किसनदा का सिंगल जो फ्लैट था वो था, और अब किस तरह से उसे तोड़कर 2 से 3 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी, तो वो सारी पुरानी बातें यशोधर बाबूजी यहाँ पर सोच रहे हैं। और क्या कुछ सरप्राइज उनको मिलने वाला है आज घर जाकर, क्या होता है उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी पर, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और इस जनरेशन गैप का भी क्या यहाँ पर मीनिंग निकलता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो काफी सारी चीजें हैं पार्ट में पढ़ने के लिए, इसलिए हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।